आपने कहा कि वो ट्रेंच बनाया था वहां पे, तो ट्रेंच तो बेसिकली एक तरह का खड्डा हो गया। अभी खड्डे में बारिश के मौसम में तो पानी भरेगा ही, तो वो जाएगा कहाँ? प्रवीण, उस टाइम में मैंने जो आपको बताया यू शेप का ट्रेंच बनाया था, उस यू शेप का ट्रेंच बनाते ही उन्होंने अंदर ड्रेनेज सिस्टम बनाई। तो वो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है जो दिखती है, उसे क्लीनिंग की भी फैसिलिटी है, और उसे वो पानी बाहर किधर पर्वत की तरफ जा रहा है वो भी उन्होंने स्लोप भी स्टडी की। तो वहां बारिश में आज की तारीख में भी पानी रुकता नहीं। तो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था तब। दूसरा और एक चीज मैं बताऊंगा, ये जो ट्रेंच बनाया, इसमें जो मल्टी स्टोरी गुफाएं बनाई, और यहाँ जो आपका मंदिर था, मेन शिखर और मेन गर्भगृह था, इन्हें जब उन्होंने कनेक्ट किया है एक ब्रिज से, आप सोचिए ये और ये साइमल्टेनियसली बना रहे हैं, 135 साल बना रहे हैं। अगर 3 ब्रिज कनेक्शंस, उसका एंट्रेंस को भी उन्होंने इतना ग्रैंड किया। आज की तारीख में हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में सच एज हीरानंदानी लोधा में डबल हाइट एंट्रेंस देखते हैं और वीविंग गैलरी देखते हैं। जो उन्होंने आज के गोपुरा में, तब के गोपुरा में बनाई है, एक वीविंग गैलरी दी है और एंट्रेंस दिया है। बाजू में स्कल्प्टर्स रखे हैं जो वेलकमिंग स्कल्प्टर्स हैं, गंगा यमुना के। कहानियां हर जगह, हर एक छोटे छोटे काविंग में कहानियां रखी हुई हैं। मतलब आप जो मूर्ति देख रहे हैं उन सारे मंदिर पे, वो मूर्ति विथ एक्सप्रेशन है। वहां जो एलिफेंट्स हैं, जो पूरे मंदिर के प्लिंथ के जस्ट ऊपर सारे एलिफेंट्स के जो स्कल्प्टर्स किए हुए हैं, वो पूरे मंदिर को प्लिंथ से डिफरेंशिएट करते हैं और एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जैसे एक आपको अनुभव होता है उस एलिफेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से। पूरा ऊपर रखा है और एलिफेंट्स नीचे है। ये वो कर इसीलिए पाए कि वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि इंटरलॉकिंग में वजन ग्रेविटी की तरफ जाता है। यहाँ मोनोलिथिक था, तो मोनोलिथिक की वजह से उसका जो स्टैटिक फोर्स ऑफ स्ट्रक्चर था, उसके वजह से वो स्टैंड होना ही था। तो उन्होंने उस चीज का फायदा लेते हुए वहां पे कैंटिलीवर जैसे दिखाया कि मंदिर फ्लोट कर रहा है एलिफेंट्स के ऊपर, और एलिफेंट्स वहां पे अलग अलग लीला में, कोई वार कर रहा है, कोई एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कोई सिंह किसी एलिफेंट के ऊपर फाइट कर रहा है। वो सारी कहानी वहां से आई हुई है और वो फ्लोटिंग मंदिर दिखाया हुआ है। तो ये एक अजूबा है, आर्किटेक्चरल थिंकिंग है कि इसके साथ भी हम कैसे सरप्राइज एलिमेंट ला सकते हैं। एक बात मुझे और बताइए, आपने कहा 2 स्ट्रक्चर्स पैरेलली बन रहे थे, उनका बीच में कनेक्शंस सेम जगह पे जाके मिलना वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिसाइज, करेक्ट। तो प्रिसाइज होना जरूरी है। आज की डेट में हम लोग एज ए रेफरेंस पॉइंट कुछ तो रखते हैं अपने पास, जैसे कि फाउंडेशन बनाते हैं, फिर प्लिंथ बनाते हैं, एंड दैट प्लिंथ एक्ट्स एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो ये करने के लिए और ऊपर से नीचे करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ प्लानिंग वाज नीडेड, एंड उसमें अपने जो फ्लोर प्लान्स हम बनाते हैं उसका क्या रोल रहा होगा और प्लानिंग कैसे किया वो बताइए। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, जब इनके प्लान्स आते होंगे वो हर हफ्ते में कंटिन्यूअस सेक्शन जैसे प्लान्स आते होंगे, आप समझ रहे हैं, ताकि वो मैं हर तरफ 7,000 लोग वहां काम कर रहे हैं, उन्हें हर तरफ का सेक्शन में डिवाइड करूं, समझ रहे हैं। जैसे कि मैं उसे ऊपर से नीचे काम कर रहा हूं, तो मुझे इस लेवल पे पूरे लेवल ऑफ मंदिर में क्या चाहिए, पूरा सेक्शन प्लान मतलब प्लान को ऐसे स्लाइस करते हैं ना, उस तरीके से प्लान्स आते होंगे, जिसे मुझे 7 दिन या 15 दिन या 1 महीने का काम है, तो यहां से यहां मुझे अचीव करना है, इस डेप्थ को ऐसा करना है। हर एक को इन्फॉर्मेशन जाती होगी उस प्लान की, और फिर उस लेवल पे पहुंचने पे अलग प्लान्स आते होंगे, और उसका कम्युनिकेशन होता होगा एक दूसरे से। शायद उसमें हर्डल मीटिंग सुबह होते होंगे और वहां उन लोग बात करते होंगे कि अभी हमें ये करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट दैट प्रिसिजन। सो इससे आप थोड़ा प्लान के बारे में बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली आर्किटेक्चरल जो भी चीजें बनती हैं सबसे पहले उसका ग्राउंड का प्लान बनता है कि बनने के बाद कैसा उसका फील आने वाला है। सो उसके लेआउट का फ्लो कैसा है पूरा बताइए ना। एक्चुअली ये मंदिर पूरा जो बना है, भले वो मोनोलिथिक बना है, पूरा एक पत्थर से कार्व स्ट्रक्चर बना है, लेकिन इसकी जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो द्रविडियन ही रखी है उन्होंने। तो इसके लिए पूरा कंपाउंड वॉल्ड है वो, जो कि पर्वत खुद ही कंपाउंड है। उनके अंदर गुफाएं बनाई है, जहां मैंने जैसे आपको बताया सभा है, जहां मेडिटेशन या कुछ छोटे रिचुअल्स या एजुकेशन होता था। उसके बाद जो बीच में है वो पैसेज एरिया आया है, वो नेचुरल पैसेज आया है।
ये पैसेज एरिया उन्हें जरूरी भी था ताकि वो मंदिर पे चारों तरफ से काम कर सके। तो वो पैसेज आया है। एंट्रेंस में गोपुरा है जो एंट्रेंस है आपका, उसके बाद मेन गर्भगृह है, उसके पहले आपका अर्धमंडपा है, वहां नंदी के लिए एक गर्भगृह है, और उसके बाद मेन डेटी जो अपने लिंग है, शिवलिंग है, वो मेन डेटी है वहां पे। और सिर्फ वही मेन डेटी नहीं है, आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुइज्म में इतना इंक्लूसिव सिस्टम है कि वहाँ जैन की मूर्तियां हैं, बुद्ध मूर्तियां हैं, हिंदू के ऑलमोस्ट सभी कहानियां और सारे गॉड्स कवर्ड पूरे मंदिर। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये एजुकेशन सिस्टम भी था ताकि उन्हें ये कहानियां वहां पढ़ाई जाए कि ये महाभारत की कहानियां हैं, वो स्कल्प्टर्स के हिसाब से वो कार्व की गई हैं ताकि वो पिक्टोरियल फॉर्म में सिखाई जा सके। एक सवाल मुझे एजुकेशन सिस्टम से आपके बातों से याद आया कि जो अमाउंट ऑफ नॉलेज जो ट्रांसलेट होता था फ्रॉम एन आर्किटेक्ट टू आर्किटेक्ट या मे बी फ्रॉम अ स्कल्पचर टू हिज सन, और जो भी जिसको भी वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो वो ट्रांसलेशन पावर आज मिसिंग क्यों है? एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि अभी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तब वो थोड़ा कम था। स्कल्प्टर का लड़का स्कल्प्टर ही बनता था, तो वो ट्रांसफर मतलब उसे वो बचपन से ही मालूम था, उन्हीं हथियारों के साथ वो खेल रहा था, वही वो ट्रायल एंड एरर कर रहा था। बाप अपने बेटे को, किसान को शुरू से ही एजुकेशन दे रहा था कि ये बीज है, ये ऐसा करना है, ये स्कल्प्टर के इक्विपमेंट से तुम्हें ये करना है। वो एक पॉइंट था। एंड देयर वाज no other education given to them, मतलब for them it was like you are a sculptor, you will be a sculptor. That is freedom of education we have. That's why आज जरूरी नहीं है मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मेरा लड़का आर्किटेक्चर करे। That is a freedom of choice. Second, एजुकेशन सिस्टम हमारा वैसे ही था कि द वॉरियर्स के बच्चे जो क्षत्रिय थे उनके बच्चे युद्ध करते थे और वो वॉर के कला ही सीखते थे, तो दे यूज्ड टू गो टू द टीचर्स हु टॉट वॉर और टॉट दैट काइंड ऑफ शिक्षा। स्कल्प्टर्स उनके पास जाते थे जो स्कल्पचर सिखाते थे, जो डांसर्स थे या एंटरटेनर्स थे वो उनके पास जाते थे जो संगीत या डांस सिखाते थे। तो देयर वर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन फॉर जनरेशंस ऑफ पीपल टू कम। नाउ इट इज फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस। एक चीज जो मुझे पर्सनली ऐसी लगती है यूनिक उस टेम्पल के बारे में, वो है कि जो बाजू का पहाड़ जो है उस माउंटेन का जो आप बात करें जो स्लोप में था, वो अभी भी एज इट इज रखा गया है। हाँ। उसके पीछे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो जानबूझ के रखा गया है कि ताकि लगे कि वो एक माउंटेन से कार्व्ड आउट है, या फिर टाइम खत्म हो चुका था, अभी चलो खत्म करते हैं? प्रवीण, आपको ये समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं ये जो माउंटेन का जो सिर्फ वैली पोर्शन निकाला है या मैंने वो जो बीच वाला रॉक जो कार्व किया है वो 4 लाख टन था। माउंटेन कार्व तो कर ही नहीं सकते, मतलब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कार्व आउट माउंटेन। मोरओवर दैट माउंटेन वाज यूज्ड बाय देम, जो बाद में ये जो सभागृह बनते हैं, आप साउथ के मंदिर देखोगे तो बीच में मंदिर होता है और बाजू में पैसेज एरिया होता है सभागृह जैसा, जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, छोटे मोटे सेरेमनीज होते थे, एंगेजमेंट, मैरिज सेरेमनीज उस वक्त उसी स्केल में होते थे और वो वहाँ हो जाते थे। तो उसके लिए वहाँ स्तंभ होते थे और वहाँ एक मतलब पिलर्स में से सभागृह बनते थे। तो वो सभागृह वहाँ पे भी बनाया है कैलाश टेम्पल में। उन्होंने इस मंदिर को ये जो कार्व किया है यू शेप में, उस पैसेज में भी इसके बाद यहाँ फ्रंट कार्विंग किया है, पिलर्स दिया है। और इस अच्छा है कुछ सवाल पूछा, ये भी लगभग 3 फ्लोर्स का है जो कार्विंग है, और इसके ऊपर बाकी भी कुछ जो गुफाएं हैं वो भी, और उसके ऊपर भी जो पूरे हाइट को उन्होंने यूटिलाइज किया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे। और इस बिल्डिंग को बीच वाले मंदिर से भी ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है। ये तीनों तरफ से कनेक्टेड था, अभी 2-3 ब्रिज गिर गए, एक ही ब्रिज बचा है, नहीं तो ये पूरी तरह से रथ जैसे कनेक्टेड था और ये सारा सभागृह थे। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जो ये आप बोल रहे हो बाजू का पर्वत है, ये पूरा पर्वत ऐसे आने के बाद एक कैंटिलीवर देता है और फिर ये सभागृह उनके पैसेज आता है जिसमें पिलर्स है। ये जो कैंटिलीवर पोर्शन है ना, ये सबसे बड़ा कैंटिलीवर एग्जिस्टिंग पहाड़ है आज तक का, जो ये बता रहा है कि इतनी बड़ी चीज भी हम कैंटिलीवर रख सकते हैं। उसके नीचे आके डर लगता है कहीं पहाड़ ना गिर जाए, क्योंकि वो
30 फीट कैंटिलीवर है, कहीं कहीं 50 फीट कैंटिलीवर है। आप सोचो 50 फुट उसको बेस नहीं है और ऊपर कई टन वजन है पर्वत का, और उन्हें इतना कैलकुलेशन प्रिसिशन के साथ था कि वो वहीं खड़ा रहेगा, वो कैंटिलीवर गिरेगा नहीं। वो बीच के ब्रिज गिरे हैं लेकिन वो नहीं गिरा। तो उसका जस्टिफिकेशन मुझे मिल चुका है, जो साइड का पहाड़ अभी भी रखा है। अब मुझे ये जानना है कि आपको सबसे अचंभे वाला पॉइंट इस टेम्पल का या इस मॉन्यूमेंट का क्या लगता है? मैं इससे पहले एक और कहानी बताऊंगा। औरंगजेब ने लगभग 1780s में इस टेम्पल को तोड़ने की कोशिश की जब उसने राजधानी बनाई औरंगाबाद। तो ऐसा कई लोग कहते हैं 3 साल तक 1000 लोग तोड़ रहे थे लेकिन नहीं टूटा। मैं 3 साल नहीं मानता, लेकिन 1000 लोग कम से कम 3 महीना तो तोड़ रहे होंगे। तो 3 महीना तोड़ने में वो ब्रिजेस तो टूट गए, कुछ अपने डेइटीज हैं। और यही कह रहा हूँ, हिंदुओं का माइंड या हमें जो एजुकेशन सिस्टम था या हमें जो मॉडर्न विचार थे, हमारे जो प्योर विचार थे, उस हिसाब से हमने वहाँ पे मैरिज शिव भगवान की पार्वती के साथ दिखाई है। हमने उन दोनों को इंडोर गेम्स खेलते हुए दिखाया है। तो उस इंटरेक्शंस के मुस्लिम लोगों को अच्छे नहीं लगे, उन्होंने डेइटीज के फेस तोड़ दिए हैं। नीचे का जो पोर्शन है, जो मेन गर्भगृह है और जो मंदिर का गोपुरा है, वो सारा एक हाथियों के फाउंडेशन जो प्लिंथ है उसके ऊपर पूरा हाथियों का स्कल्पचर चारों तरफ से किया हुआ है। हाथी है, फिनिक्स है जो शेर जैसा एक जानवर है, वो है। इनके अलग अलग पोस्चर्स हैं, अलग अलग एक्शंस है। वो सारे हाथियों के स्कल्पचर्स को उन्होंने तोड़ा है, तो उनके सूंड टूटे हुए हैं और सब टूटा हुआ है। तो उसे तोड़ ही नहीं पाए वो लोग, कम से कम 1000 लोग 3 महीना तोड़ नहीं पाए। तो औरंगजेब परेशान हो गया और उन्होंने बोला जाने दो, जैसा है रहने दो, और अबेंड किया, वहां कोई जाना नहीं है। इसलिए वो जंगल में लॉस्ट हो गया, वहां बहुत सारे पेड़ और ये सब हो गए। फिर उसके बाद लगभग 1861 में शिकार करते हुए ब्रिटिश जब वहां गए, उनमें से कुछ सोल्जर्स ने वो डिस्कवर किया कि वहां कुछ है, और तब ये वहां रीडिस्कवर हुआ। इतने समय से वहां पे लोग विजिट कर रहे हैं। इंडियंस की या फिर कोई भी पब्लिक की आदत है कि कुछ चीज़ों को हम उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। बट व्हाट इज मेरी तरफ से जो एक आश्चर्य वाली बात है कि जैसे औरंगजेब का आपने बताया कि उसने तोड़ने की कोशिश की तो भी वो नहीं टूटता है। तो आज के मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मल पब्लिक से भी थोड़े बहुत नुकसान कर देते हैं उसका। तो हाउ डू यू कंपेयर दिस मॉन्यूमेंट विद टुडेज टेम्पल का मॉन्यूमेंट्स, जो कि शायद टेक्नोलॉजी अच्छी होने के बावजूद भी वो उतने ये नहीं। दैट इज ए गुड क्वेश्चन अगेन, बिकॉज यू सी द टेक्नोलॉजी देन फॉर मोनोलिथिक रॉक एंड द विजन देन कि इट शुड नॉट गेट इरोडेड। अगर औरंगजेब ने अगर वो तोड़े नहीं होते तो वैसे के वैसे आज दिखते आपको, वैसे के वैसे दिखते। अंदर के साइड में तो आप प्लास्टर भी अभी भी देख सकते हो, कहीं कहीं तो कलर भी देख सकते हो। तो आप सोचो, वो भी कलर क्या, ऑल नेचुरल कलर्स थे। तब एशियन पेंट्स, नेरोलैक जैसे कलर्स थे नहीं। तो वो लांबी, वो जो पेंट के ऊपर का लेयर है, वो आज भी कहीं कहीं अंदर दिखता है। जबकि एंड में जब औरंगजेब निकला था वहां से, तो उसने जलाया था कई जगह, अंदर अंदर आग भी लगाई थी टू डिस्ट्रॉय मॉन्यूमेंट्स। तो आप सोचिए, फिर भी नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने कितना बड़ा विजन रखा रहेगा। आज कोई बिल्डिंग बनती है तो 70-80 साल इज द मैक्सिमम एज, 40 years you go for redevelopment, but here it has been more than I said 2000 years or maybe 3000 years. It has been still standing and कुछ भी नहीं होता अगर वो डिस्ट्रक्शन बाय औरंगजेब नहीं होता। और फिर मेरे ख्याल से शायद ब्रिटिश ने भी जो मूर्ति निकाल सके वो शायद निकाले होंगे अंदर से, और कुछ उन्होंने भी ट्रेड किया होगा, क्योंकि उनको भी इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदुइज्म तो था नहीं। एक सवाल मैं आपसे पर्सनली पूछता हूँ। एज एन आर्किटेक्ट, आई नो यू आर नॉट स्पेशलाइज इन टेम्पल्स, बट अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आज आपको ऐसा मॉन्यूमेंट बनाना है, सो आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे एंड कैसे इसका प्लानिंग करेंगे और क्या कितना समय लगेगा आज की डेट पे? मैं ये कहूँगा कि अभी आपको
कोई ऐसी सीएनसी मशीन डिस्कवर करनी पड़ेगी, जैसे जेम्स कैमरून ने अवतार मूवी के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप की कि वो अवतार्स कैसे दिखे, वैसे कोई एक सीएनसी मशीन डिस्कवर करनी पड़ेगी जो कि वो कार्व आउट करे पूरा टेम्पल, और कंप्यूटराइज पूरा फीड करना पड़ेगा, तभी बन सकता है। आदमियों से अभी नहीं बन सकता, ये फॉर श्योर है, क्योंकि ऐसे स्कल्प्टर्स हमारे पास नहीं है। और तब का शिक्षा पद्धति अलग थी, तब डेली वेजेस की बात अलग थी, पीपल वेर सेटिस्फाइड विद फूड एंड शेल्टर। नाउ द पेमेंट और दैट स्केल इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज एज। सो इससे मुझे एक और सवाल याद आ गया। तो ये जो मेन काउंसिल ऑफ मेंबर्स हैं, जो कि इस टेम्पल के मेन जो टीम थी, उसको रेम्यूनरेशन क्या दिया गया होगा? मुझे लगता है जो बेसिक मेन मेंबर्स होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, उन्हें मिला होगा, जो घर वापस आते होंगे, अपने पीढ़ी को नॉलेज देते रहे होंगे। बाकी लेबर्स को तो वहाँ खाना पीना और सोना, दैट वाज मोर देन लग्जरी देयर, आई फील, एंड दे वेर अलाउड टू have their huts in and around with their family, they could stay there, and for generations they did same thing. So for them वही करो, फिर गांव में जाओ, वहाँ ये करो, it was their only, they knew। मैं मेरे बेटे को भी बता रहा था कि भाई अभी तेरे को मेरा मूर्ति यहाँ तक हुआ है, कंप्लीट तुझे करना। I used to pass information when you were young, I used to tell चल मेरे साथ, I will teach how to do that, and then we used to communicate that way. It's great to hear। एक लास्ट सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हालांकि नॉट ट्रू है मेरे हिसाब से, बट सम ऑफ द पीपल स्टिल से कि ये जो टेम्पल है वो एलियंस ने आके बना के गए हैं और ये इंसानों ने नहीं बनाया हो सकता है। I don't want to give credit to extraterrestrials or aliens. Let us believe Indians could do that. So now we being Indians don't believe that Indians could do that. So think how great our technology and education system was. We give credit to aliens because people from the West, they feed us these. If you, they cannot imagine that human could do such a big wonder. I say take credit or be very respectful to these people who actually made this. Why give credit to aliens? That is what I can say. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको कोई भी सवाल हो कैलाश टेम्पल के बारे में तो मुझे ज़रूर पूछे कमेंट्स में, मैं इनको ग्रैब करके उनसे सवाल एक्सट्रैक्ट करके आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो।